नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, राजस्थान के भीलवाड़ा में नरसिंहपुरा गांव और तारीख थी 2 अगस्त 2023। शाम के वक्त 4 बजे एक वीरान खेत में दो लड़के 16-17 साल की एक दुबली सी लड़की को उसके पैरों से घसीट रहे थे। लड़की के निचले शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और ऊपरी हिस्से में कटे फटे कपड़े थे जिनसे खून रिस रहा था। वह लड़की लगातार चीख रही थी, मुझे मत मारो, घर जाने दो, मुझे मत मारो। तभी एक लड़के ने लाठी उठाई और लड़की के सिर पर पूरी ताकत से दे मारी। लड़की का चीखना बंद हो गया। इन लड़कों के साथ एक महिला भी थी। करीबन 1000 मीटर चलने के बाद वे खेत के किनारे पहुंचे। वहां लाइन से कई तंबू गड़े थे। करीब ही लकड़ी के कोयले बनाने वाली 5 भट्टियां थी। दोनों ने लड़की को उठाया और भट्टी में डाल दिया। पेट्रोल छिड़का, माचिस जलाई और भट्टी का दरवाजा बंद कर दिया। लड़की तड़पने लगी, उसकी चमड़ी झुलसने लगी। भट्टी से खून और मांस जलने जैसी अजीब सी बदबू आ रही थी। इसके बाद तीनों भट्टी के सामने बैठ गए और शाम के करीबन 7 बजे एक लड़के ने भट्टी का दरवाजा खोला। तब तक 3 घंटे बीत चुके थे। 40-42 किलो वजन वाली लड़की अब 10 किलो के मांस का लोथड़ा बन चुकी थी। दोनों लड़के हड़बड़ा सा गए। एक ने फोन निकाला और कुछ नंबर मिलाना शुरू किया और कुछ ही मिनट में 6 और लोग वहां आ गए। सभी आपस में बात करने लगे। फिर 2 लड़कों ने लाश को भट्टी से खींच लिया। लड़की के कई हिस्सों की चमड़ी प्लास्टिक की तरह जल चुकी थी, लेकिन हड्डियां जस की तस थी। मांस के कई लोथड़े से धुआं निकल रहा था। अब एक लड़के ने चीखते हुए कहा कि पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, किसी भी तरीके से लाश को ठंडा करो। पास खड़ी महिला दौड़ी और एक तंबू में गई और एक बाल्टी भर पानी लेकर आई और लाश के ऊपर पानी डाल दिया। कुछ ही देर में लाश ठंडी होगी। इसी बीच एक लड़का दौड़ा और फावड़ा लेकर लौटा। फावड़े की तेज धार से हमला कर दिया उसने। लड़की के कई बार फावड़े से वार किया, तब जाकर लड़की का सिर धड़ से अलग हो गया। अब दूसरे लड़के ने फावड़ा उठाया और उस लाश के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। कुल 20 टुकड़े कर डाले। अब इन टुकड़ों को बोरी में भरा और सिर पर रखकर चलने लगे। तभी महिला ने टोका कि एक बार ठीक से भट्टी तो देख लो, कुछ अंदर रह तो नहीं गया। अब लड़कों ने बोरी जमीन पर रख दी, भट्टी के पास गए और डंडों से टटोलना शुरू कर दिया। अंदर से कुछ और टुकड़े मिले, उन्हें भी निकाल कर बोरी में भर दिया। अब फिर दोनों लड़कों ने एक एक बोरी अपने कंधों पर उठाई और चल दिए। महिला ने पूछा, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? एक लड़के ने कहा, जंगल में जाकर वहीं जाकर देखेंगे कि इसका क्या करना है। इसका हम जब तक लौटे तब तक यहीं रहना, तुम कहीं जाना मत, किसी से कुछ कहना भी मत। दोनों ने तेजी से कदम बढ़ा दिए। करीबन 4 किलोमीटर चलने के बाद वे एक नहर के पास पहुंचे। एक लड़के ने कहा कि इसे नहर में बहा दो, मुसीबत से पीछा छूटेगा। दोनों ने अपने कंधों से बोरी उतारी और इधर उधर देखने लगे। तसल्ली करने के बाद नहर में बोरी फेंक दी। इधर भट्टी के पास खड़ी महिला के हाथ पैर कांप रहे थे। वह इधर से उधर टहल रही थी। कुछ ही देर बाद दोनों लड़के लौट आए। तब गहरी सांस लेते हुए महिला बोली, चलो जल्दी घर चलो, रात हो गई है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तीनों भट्टी से कुछ ही दूरी पर जमीन पर तिरपाल बिछाकर लेट गए। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि लाश नहर में बहा दिए, अब कोई यहाँ नहीं आएगा, और आया तो क्या ही पता चलेगा कि लड़की कहाँ गई। उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। रात के करीबन 1 बजे एक अनजान लड़का एक अधेड़ महिला के साथ वहां पहुंचता है। वह महिला को काकी बोल रहा था। उसने देखा कि सामने की भट्टी में आग धधक रही है। उसका गेट खुला था। लड़का सोचने लगा कि बारिश के मौसम में यहाँ पर भट्टियां भी बंद रहती है, सभी भट्टियां भी बंद है, सिर्फ एक भट्टी क्यों जल रही है। लड़के ने आवाज लगाई कि कोई है क्या। पास खड़े तंबू से कालू नाम का एक लड़का निकल कर आया। कालू ने कहा कि इतनी रात कौन हो आप और यहाँ पर क्यों आए हो? लड़के ने कहा कि मेरी बहन दोपहर के बाद घर से निकली थी, अब तक घर नहीं लौटी है। तुमने किसी लड़की को देखा है क्या? कालू ने कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। तभी लड़के की काकी बोल पड़ी कि ये तुम्हारी भट्टी अभी तक क्यों जल रही है? कालू ने कहा कि पता नहीं काकी, ये क्यों जल रही है, ये मेरी भट्टी भी नहीं है, पड़ोसी संजय की है। लड़का कुछ सोचते हुए भट्टी के करीब पहुंचा। अंदर से मांस जलने जैसी बदबू आ रही थी। वह हड़बड़ाते हुए कालू से पूछा कि भट्टी में क्या चल रहा है। कालू चक पकाते हुए बोला कि मुझे नहीं पता, कोई जानवर कूद गया होगा, वही जल रहा होगा। लड़का बांस के डंडे से भट्टी को खोदने लगता है।
अचानक उसे कुछ चमकीला सा दिखाई दिया। उस चमकीली चीज को डंडे से हटाकर निकाला और एक बड़ा सा चांदी का कड़ा मिला। उसने वो कड़ा अपनी काकी को दिखाया। कड़ा देखते ही लड़के की काकी चीख उठी, अरे ये तो मेरी बेटी का कड़ा है, ये यहाँ कैसे पहुंचा? कहीं बेटी को किसी ने भट्टी में जला तो नहीं दिया? हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, उसे कोई क्यों जलाएगा? वह बदहवास सी होने लगी। लड़के की आवाज भी कांपने लगी। वह सोचने लगा कि महीना भर पहले ही तो बहन को वो कड़ा दिया था, ये यहाँ कैसे आ गया? नहीं नहीं, ये किसी और का कड़ा होगा। लड़के ने खुद को संभाला और फिर से भट्टी को खोदना शुरू किया। इस बार उसे एक जला हुआ हाथ का टुकड़ा मिल गया। अब लड़का भी चीख पड़ा कि काकी, हमारी गुड़िया को किसी ने जला दिया है। बदहवासी में चीखती हुई लड़की की माँ अपने भतीजे के साथ गांव के प्रधान के घर पहुंची। उसकी आवाज सुनते ही हड़बड़ा कर प्रधान ने जैसे ही दरवाजा खोला, महिला बोल पड़ी कि प्रधान जी, किसी ने मेरी बेटी को भट्टी में जला दिया है। प्रधान ने कहा कि अरे ये क्या कह रही हो? लड़के ने कहा, दोपहर से ही मेरी बहन गायब है। हम उसे ढूंढते हुए खेत पहुंचे तो वहां पर भट्टी जल रही थी। मांस जैसा कुछ जलने की बदबू आ रही थी। भट्टी को खोदा तो उसमें से कड़ा और जला हुआ हाथ मिला। कड़ा बहन का ही है। तभी काकी बोल पड़ी कि घर में इकलौती बेटी बची थी, उसे सजने संवरने का बड़ा शौक था। उसे क्रीम कलर का लहंगा और कमर तक आने वाली शर्ट पहन रखी थी। आज वो बार बार खुद को आईने में देख रही थी। मैंने उसे टोका भी कि अभी सजने संवरने की उम्र नहीं है, थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो ससुराल चली ही जाओगी। कुछ भी करो प्रधान जी, मेरी बेटी का पता करो। घबराए हुए प्रधान ने उसी वक्त थाने में फोन किया। इधर गांव में भी यह खबर फैल गई। प्रधान ने मोबाइल निकाला और कुछ नंबर डायल किया और कहा कि सर, नरसिंहपुरा गांव में एक लड़की को भट्टी में जला दिया है, हाथ का टुकड़ा मिला है, उसकी माँ दहाड़े मारकर रो रही है, जल्दी आइए। अगले ही दिन सुबह पुलिस भट्टी के पास पहुंचती है। पीछे पीछे गांव वालों की भीड़ भी पहुंच गई। कुल 5 भट्टियां थी, जिनमें से 4 बंद पड़ी थी, एक का दरवाजा खुला था। भट्टी में पानी डाला हुआ था, लेकिन उसकी दीवारें अब भी गर्म थी। सामने खाली पड़े खेतों में कुछ तंबू गड़े थे। डीएसपी श्याम सुंदर इस केस की जांच कर रहे थे। डीएसपी श्याम सुंदर ने कड़क आवाज में पूछा कि ये तंबू किसके हैं? किसी ने कहा कि कालबेलियों का 9 लोगों का परिवार यहाँ पर रहता है। डीएसपी ने फिर पूछा कि ये भट्टी जल क्यों रही है और किसकी है? तब तंबू के पास खड़े कालू ने कहा कि संजय की है साहब। डीएसपी श्याम सुंदर ने फिर पूछा कि कल रात में किसी ने भट्टी में जलती हुई लाश देखी है क्या? जी सरकार, भीड़ में खड़ा महावीर बोल पड़ा। दरअसल महावीर उस लड़की का चचेरा भाई था, जिसे 2 लड़कों ने भट्टी में जला दिया था। वह महाराष्ट्र के नासिक में केटरिंग का काम करता था। कुछ ही महीने पहले गांव आया था। डीएसपी ने कहा कि तुमने भट्टी में क्या देखा? तो महावीर ने कहा कि रात 1 बजे मैं मेरी काकी के साथ यहाँ पर आया था और भट्टी जल रही थी। जब मैंने डंडे से आग को टटोला तो कड़ा और जला हुआ हाथ मिला। महावीर ने डीएसपी को कहा और अध जला हाथ भी दिखाया। डीएसपी श्याम सुंदर ने पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये हाथ और कड़ा तेरी ही बहन का है? महावीर बोला कि महीने भर पहले ये कड़ा मैंने अपनी बहन को दिया था। इसके बाद डीएसपी श्याम सुंदर महावीर के घर पहुंचे। महावीर की काकी ने पुलिस को बताना शुरू किया कि मेरी बेटी नेहा 17 साल की थी, एकदम गोरी, 5.5 फीट की थी। लोग कहते थे कि तुम्हारी बिटिया हीरोइन जैसी लगती है। कल दोपहर की बात है, उसके पापा को रिश्तेदारी में जाना था। मैंने बेटी से कहा कि आज तो बकरियां लेकर खेत में चली जाए। उसके पापा उसे खेत तक छोड़कर लौट आए और खुद ही रिश्तेदारी में चले गए। शाम के 6 बजे तक बेटी नहीं लौटी तो हमें चिंता होने लगी। फिर सोचा कि आ जाएगी थोड़ी देर में। 6 बजने के बाद भी वो नहीं लौटी तो मैं महावीर के साथ उसे ढूंढने निकल गई। हम लोग खेत की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में तंबू में रहने वाला कालू मिला। उसके साथ एक और लड़का था। दोनों बकरियां लेकर आ रहे थे। मैं पहचान गई कि ये बकरियां तो हमारी है। मैंने उस लड़कों से पूछा कि नेहा कहाँ है, ये बकरियां कहाँ मिली? कालू ने बताया कि मुझे नहीं पता, तंबू के पास बकरियां भटक रही थी। मुझे लगा कि गांव वालों की है तो उन्हें देने जा रहा था। काफी देर तक हम खेत में और भट्टियों के आसपास नेहा को तलाश रहे थे, आवाज लगा रहे थे और थक हार कर घर आ गए। मैंने नेहा के पापा से कहा कि थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दो। कुछ देर बाद वे थाने जाने के लिए घर से निकलने ही वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा कि एक बार फिर खेत चलकर देख लेते, हो सकता है नेहा रास्ता भटक कर किसी दूसरे गांव में चली गई होगी। रात के 1 बज चुके थे।
हम खेत में पहुंचे तो देखा कि सभी भट्टियां बंद थी, लेकिन एक दरवाजा खुला हुआ था। आग जल रही थी। करीब पहुंची तो मांस जलने जैसी बदबू आ रही थी। महावीर ने डंडे से भट्टी की राख को टटोलना शुरू किया तो उसमें से चांदी का कड़ा और अध जला हाथ मिला। कड़ा देखते ही मैं पहचान गई कि ये तो मेरी बेटी का ही है। लड़की की मां का बयान दर्ज कराने के बाद डीएसपी फिर से भट्टी के लिए निकल पड़े। एक तंबू के बाहर खड़ा कालू ने जैसे ही डीएसपी को अपनी तरह आते देखा तो वो घबरा गया और भागना चाहा, लेकिन डीएसपी श्याम सुंदर ने उसे दबोच लिया। इसी बीच पुलिस की टीम ने खेत को चारों ओर से घेर लिया। कालू, उसका भाई काना और उसकी पत्नी लाड़ देवी और संजय समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस इन्हें लेकर थाने के लिए निकल पड़ी। पीछे पीछे गांव वाले भी थाने पहुंच गए। नरसिंहपुरा गांव में करीबन 700 गुर्जर परिवार रहते थे। थाने में डीएसपी श्याम सुंदर ने संजय से पूछा कि लड़की कहाँ है? तेरी भट्टी में मिला अध जला हाथ और कड़ा किसका है? संजय रोते हुए बोला कि मुझे लड़की के बारे में कुछ नहीं पता साहब, मैं तो रिश्तेदारी में गया था। तेरी भट्टी में लाश के टुकड़े कैसे मिले? इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा। संजय बोला, मुझे नहीं पता साहब। डीएसपी श्याम सुंदर ने थोड़ी और सख्ती दिखाई तो संजय टूट गया और बोला, 2 अगस्त की शाम मुझे कालू ने फोन किया और मैं भागा भागा गांव आया। सीधे भट्टी के पास पहुंचा और देखा कि उसमें लाश जल रही है। कालू कहने लगा कि ये जलकर राख नहीं बन रही है, अब इसे ठिकाने लगाना है। इसके बाद श्याम सुंदर ने कालू और कान्हा से पूछताछ करनी शुरू की। करीबन 24 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद कालू ने बताया कि साहेब, लड़की मर गई थी तो हमने लड़की की लाश को भट्टी में डाल दी थी। कालू बोला, कान्हा ने उसके सिर में जोर से डंडा मार दिया तो वह मर गई। अब लड़की को क्यों मारा? लगभग कांपते हुए कालू बोला कि रोज बकरी चराने नेहा के पापा आते थे, उस रोज नेहा भी उनके साथ थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, मुझे नेहा का ध्यान रखना है। उनके जाने के बाद नेहा को देखकर मेरी नीयत खराब होने लगी। मैंने अपने भाई कान्हा से कहा कि छाछ लाने गांव जा रहा हूँ। मैं सीधे नेहा के घर चला गया। आवाज लगाई तो उसकी माँ बाहर आई। मैंने कहा, काकी छाछ दे दो। फिर पूछा कि काका रिश्तेदारी में चले गए क्या? काकी ने बताया कि हाँ, वो रिश्तेदारी में चले गए। मैं छाछ लेकर खेत लौट आया। मुझे पता चला कि नेहा अकेली है। मैंने दौड़कर उसे पकड़ना चाहा तो वो भागने लगी, फिर लड़खड़ा कर गिर पड़ी। मैंने दुपट्टे से उसका मुंह बांध दिया और खेत के किनारे ले गया। वहां मैंने उसके साथ रैप करने लगा और कुछ ही देर में कान्हा भी वहां पहुंच गया। उसने मुझे हटाया और खुद नेहा के साथ रैप करने लग गया। मैं खड़ा होकर देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है। लड़की बेहोश सी हो गई थी। इसके बाद मैंने फिर उसका रैप किया। मैंने लड़की को धमकाते हुए कहा कि चुपचाप घर चली जा, किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो जान से मार दूंगा। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो एक ही बात पर रट लगाए बैठी थी कि पापा को बताएगी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वह जैसे ही भागने लगी, कान्हा ने उसके सिर पर डंडा मार दिया। वह गिर पड़ी। हम उसे घसीटकर तंबू में ले गए। मेरी बीवी लड़की देखते ही डर गई और कहने लगी कि ये तो मर गई है। क्यों मारा इसे? मैंने उसे डांटते हुए कहा कि ये सब पूछने का टाइम नहीं है, जल्दी ठिकाने लगाना है, बता क्या करें। बीवी बोली, इसे भट्टी में डाल दो। इसके बाद मैं, कान्हा और मेरी बीवी के साथ मिलकर लड़की को भट्टी में डाल दिया और पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। कालू बोला, पूरी बॉडी तो भट्टी में जल गई। इधर फॉरेंसिक टीम ने जब भट्टी वाली राख की जांच की तो पता चला कि खोपड़ी, आंख, दांत सब गायब है। पट्टी के बाहर मिले फावड़े पर लगे खून और मांस के टुकड़े का सैंपल राख में मिली मिट्टी हड्डियों के सैंपल से मैच कर गया। इंस्पेक्टर श्याम सुंदर सोचने लगे कि कहीं इन लोगों ने लाश के टुकड़े टुकड़े तो नहीं किए। वे कालू और कान्हा को लेकर भट्टी के पास पहुंचे। इस बार इंस्पेक्टर ने कान्हा से पूछताछ शुरू की, लड़की की लाश कहाँ है? कान्हा ने कहा कि भट्टी में जल गई। डीएसपी श्याम सुंदर ने कान्हा को पीछे से 2 हंटर मारे तो कान्हा बोल पड़ा, साहब लड़की मर चुकी थी। 3 घंटे बाद हमने देखा कि लाश पूरी तरीके से जली नहीं है। हम सोचने लगे कि कोई आ गया तो जलती हुई लड़की को देख लेगा। हमने फावड़े से लाश के टुकड़े टुकड़े किए और बोरी में भरकर नहर में बहा दिया। डीएसपी ने दोनों को जीप में बिठाया और थोड़ी देर में नहर के पास पहुंच गए। थोड़ा ढूंढने पर बोरी मिल गई। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले ही दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि ये लाश तो अधूरी है, कई अंग गायब हैं।
डीएसपी सोच में पड़ गए कि बाकी टुकड़े कहाँ हैं। क्या वाकई में दोनों भाइयों ने बारी बारी रेप किया था या ये पुलिस की गढ़ी हुई कहानी थी। अब न तो लड़की जिंदा बची थी और न ही उसकी पूरी लाश मिल रही थी। कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं था। पुलिस कोर्ट में कैसे साबित करेगी कि लड़की का रेप हुआ है। डीएसपी श्याम सुंदर सोच रहे थे कि कालू और कान्हा ने जुर्म कबूल तो कर लिया, लेकिन कोर्ट में अगर मुकर गए कि न तो लड़की जिंदा बची है और न पूरी लाश मिली है, कैसे साबित होगा कि कालू कान्हा ने ही गैंगरेप किया है। भट्टी में डालने से पहले लड़की जिंदा भी थी या नहीं, ये भी साबित करना है। पूरी लाश मिली भी तो नहीं है, ये भी साबित करना है। मुश्किल होगा कि इंसानी लाश है या नहीं। डीएसपी श्याम सुंदर ने गुस्से में कान्हा से पूछा कि लाश के बाकी टुकड़े कहाँ हैं। कान्हा ने घबराते हुए कहा कि एक और बोरी है, उससे भी लाश के टुकड़े उसी नहर में फेंक दिए। डीएसपी कालू और कान्हा को लेकर दोबारा नहर के पास पहुंचती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद दूसरी बोरी भी मिल गई। बोरी में मिले लाश के टुकड़े पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। 4 अगस्त 2023 रात के 1 बजे 3 डॉक्टरों की टीम ने लाश के टुकड़ों का पोस्टमार्टम करना शुरू किया और उस टीम में शामिल डॉक्टर चेतन जैन बताते हैं कि 15,000 से ज्यादा पोस्टमार्टम कर चुका हूं। इससे पहले मैंने ऐसी डेड बॉडी नहीं देखी। बोरियों में लाश की जगह मांस के लोथड़े थे। पता ही नहीं चल रहा था कि ये लाश इंसान की है या जानवर की। पोस्टमार्टम हाउस में एक एक टुकड़े को जोड़ना शुरू किया, सिर से लेकर पैर तक, ठीक उसी तरह जैसे कोई कागज पर इंसानी शरीर का ढांचा बनाता है। खोपड़ी को हाथ में उठाकर देखा तो गर्दन का मांस हाथ में आ गया। जब पूरे टुकड़ों को जोड़ा तब कंफर्म हुआ कि ये इंसान की बॉडी है। कुल 20 टुकड़ों में लाश थी। जले हुए बालों में एक हेयर क्लिप चिपकी हुई थी। झुलसी हुई नाक में नथ थी। लड़की की मां ने पहचान लिया था कि ये उसकी बेटी की नथ है। लाश से भरी बोरियों का वजन 6 किलो 300 ग्राम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो चुका था कि बोरियों में मिली लाश इंसान की ही है। अब पुलिस को यह साबित करना था कि कालू और कान्हा ने गैंगरेप किया है। डीएसपी श्याम सुंदर ने फौरन कालू और कान्हा को पेनाइल स्वैब टेस्ट के लिए भेज दिया गया। ये टेस्ट रेप की घटना के 48 से 72 घंटे के भीतर किया जाता है। इस टेस्ट में गुप्तांगों में लगे एलिमेंट्स की जांच की जाती है। जांच में कालू और कान्हा के गुप्तांगों के डीएनए और लड़की की लाश के डीएनए मैच कर गए। यहां तक कि कालू और कान्हा के सैंपल आपस में भी मैच कर गए। अब इससे साफ हो गया था कि कालू और कान्हा ने ही बारी बारी से लड़की का रेप किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि सिर के पिछले हिस्से में फ्रैक्चर था। खून के दाग से पता चल रहा था कि जिंदा लड़की के सिर पर वार किया गया था। फॉरेंसिक टीम ने लाश का कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टेस्ट किया। इससे पता चलता है कि हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड है या नहीं। रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर चेतन बताते हैं कि जब लड़की जल रही थी कि तो रगों में खून बह रहा था, श्वासें चल रही थी, तभी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सिर और कोहनी की हड्डी से पता चलता है कि यह किसी 17 साल 9 महीने लड़की की बॉडी है, यानी लड़की नाबालिग थी। इन सबूतों के आधार पर भीलवाड़ा पॉक्सको कोर्ट में दोनों भाई कालू कान्हा समेत 9 लोगों के खिलाफ गैंग रेप के बाद जिंदा जलाने और सबूत नष्ट करने का मुकदमा शुरू हुआ। सरकार ने लड़की के परिवार की तरफ से महावीर कृष्णावत को वकील बनाया। कृष्णावत जयपुर में प्रैक्टिस करते हैं। अब भीलवाड़ा पॉक्सको कोर्ट में दोनों तरह से बहस शुरू हुई। महावीर कृष्णावत ने कोर्ट में कहा कि माय लॉर्ड, एक नाबालिग लड़की के साथ दोनों भाइयों ने बारी बारी से रेप किया। उसके सिर पर डंडा मारा और जिंदा ही धधकती भट्टी में डाल दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को साबित करती हैं कि लड़की की मौत जलने से हुई है। जिंदा लड़की को इन दोनों ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। क्राइम सीन से पेट्रोल की बोतल, फावड़ा और 2 बोरियों में लाश बरामद हुई है। एक पिता ने जिस इंसान को अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए बोला, उसी ने उसकी बेटी का बलात्कार करके मर्डर कर दिया। इनके बयानों और सबूतों से साफ है कि इन्होंने प्लान्ड तरीके से रेप किया है और फिर हत्या की और सबूत मिटाने के लिए लाश के टुकड़े करके फेंक दिए। माय लॉर्ड, ये दरिंदे समाज में जिंदा रहने के लायक नहीं है। अगर ये बच गए
तो फिर किसी न किसी को अपना शिकार बनाएंगे, इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। इसके बाद कालू काना का बचाव करते हुए उनके वकील ने कहा कि जिस रोज ये घटना घटी, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति भट्टी के पास घूम रहा था। इन लोगों ने तो ये भट्टियां कुछ महीने पहले ही किराए पर पीड़ित परिवार से ली थी। इससे पहले ये भट्टियां दाढ़ी वाले व्यक्ति के पास थी। इसका पीड़ित परिवार के साथ झगड़ा था। हो सकता है कि दाढ़ी वाले व्यक्ति ने ही लड़की के साथ गलत किया हो और कालू काना को फंसाने के लिए भट्टी में डालकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने दबाव डालकर कालू काना का बयान दर्ज किया है। ये बेगुनाह है। सरकारी वकील कृष्णावत ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मान लीजिए कि पुलिस के दबाव में दोनों ने झूठ बोल दिया हो, लेकिन क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है? क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है? क्या पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है? कालू काना के फोन कॉल्स की डिटेल से साफ होता है कि 2 अगस्त 2023 को 4 बजे के बाद उस जंगल में ये सब हुआ और कालू काना और उनके साथ मौजूद लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। थोड़ा ठहर कर एडवोकेट कृष्णावत ने फिर से बोलना शुरू किया कि आखिरी बार लड़की को उसके पिता ने खेत में देखा था और सामने कालू कान्हा अपने तंबू में बैठे थे। कानून की लास्ट सीन थ्योरी के मुताबिक ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोल वाले ने भी गवाही दी है कि कालू कान्हा ने कुछ दिन पहले ही एक बोतल में पेट्रोल भरवाया था। 473 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। उसका एक एक पन्ना इस बात की गवाही दे रहा है कि इन दोनों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया है, उसे भट्टी में जिंदा जला दिया। कोर्ट में करीबन 9 महीने तक ये मामला चला और 43 गवाह पेश किए गए। 18 मई 2024 को भीलवाड़ा पॉस्को कोर्ट के जज अनिल कुमार गुप्ता ने 100 पन्नों के जजमेंट में फैसला सुनाते हुए कहा कि बचाव पक्ष में जो तर्क दिया गया है उसका कोई आधार नहीं है। पुलिस जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से साफ होता है कि इन दोनों ने ही लड़की के साथ गैंगरेप किया और भट्टी में डाले जाने से पहले लड़की जिंदा थी। ये कल्पना कर पाना मुश्किल है कि बेबस लड़की भट्टी में किस कदर तड़प रही होगी। हमारे शरीर में कहीं थोड़ी सी आग छू जाती है तो हम चीखने लगते हैं। अगर ये बच गए तो समाज में गलत संदेश जाएगा। अब वो लड़की सिर्फ पीड़ित परिवार की बेटी नहीं, समाज की बेटी है। जिस इंसान को एक पिता ने बेटी की तरह ध्यान रखने के लिए कहा, उसी ने रेप करके नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी। इन दोनों को जीने का कोई हक नहीं है। दोनों को मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटकाए जाने की सजा सुनाई जाती है। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने कालू और कान्हा की बीवियां संजय समेत 9 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कालू कान्हा के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की है। उनका कहना है कि दोनों के पत्नी और बच्चे हैं, उन्हें कम से कम सजा दिलाई जाए। फिलहाल कालू कान्हा जयपुर सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस ने बरी हुए बाकी 7 लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। साथियों, ये घटना किस तरीके से हमारे समाज में एक ऐसा संदेश दे जाती है कि किस तरीके से हमारे समाज में हैवान लोगों की भी कोई कमी नहीं है। साथियों, हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।